चले करें स्टार्ट। सो बेटा हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होगा, दैट वाज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। छोटा चैप्टर है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इसके आपके 4 मार्क्स होंगे, बट जो नीट जी मेंस के क्वेश्चंस में होते हैं, ओवरऑल जो मॉडर्न फिजिक्स का पूरा कंटेंट रहता है ना, जिसमें 4 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका ये आता है, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सेकेंड चैप्टर इज एटम, थर्ड इज न्यूक्लिया एंड फोर्थ वन इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो 8 4 32 मार्क्स इजीली एक बच्चा स्कोर कर पाएगा। अगर उसको कुछ भी नहीं आता है, 32 मार्क्स नीट के पेपर में इजीली स्कोर कर पाएगा। नाउ लेट्स हैव दिस चैप्टर फॉर टुडे, जिसमें हम पहला जो है दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आप लिखते चले, अपनी नोटबुक पेन साथ में। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो बेटा अगर हम इसके बोर्ड्स की बात कर लेंगे, बोर्ड्स में इसके 4 मार्क्स आते हैं, जो ना एज पर जेके बो सिलेबस डन, एंड उसके कितने मार्क्स आते हैं? 4। देन हमारा आता है कंपटीशन, दैट इज अगर हम नीट की मेनली बात कर लेंगे, नीट के बेसिस पे आप इसमें 2 क्वेश्चन की गारंटी तो रख सकते हैं, 2 क्वेश्चंस आर श्योर, ठीक है। और वैसी प्रैक्टिस आप कर लेंगे इवन क्लास में ही। अगर घर में बच्चा एक्स्ट्रा कर ही नहीं पाता है ना इन चैप्टर्स को, बस क्लास में आपका टीचर जो आपको करवाएगा, दैट मच पोर्शन इज एनफ फॉर योर प्रिपरेशन डन। इतने क्वेश्चंस रिपीटेडली रिवाइज होंगे और अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, तो आपको घर में अलग से प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बाकी चैप्टर्स में ये टाइम दे, जैसे ऑप्टिक्स रहेगा या बाकी चैप्टर्स है, मैग्नेटोस्टैटिक्स ओवर देयर डन। सो ये रहा इसका बेसिक ओवरकम डन। अगर आप चैप्टर का नाम देखते सुनोगे ना, ड्यूअल नेचर, किसका? मैटर एंड रेडिएशन का। आपने क्लास 10 में तो सुना होगा कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, समटाइम्स इट बिहेव्स एज पार्टिकल एंड समटाइम्स इट बिहेव्स एज, ये तो बोलते हैं ना कि जैसा आप चीज को देखना चाहेंगे ना, वो वैसा ही बिहेवियर शो करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ना आपका एक सॉबर बिहेवियर शो ना देखना चाहता हूं, तो मुझे आपका सॉबर बिहेवियर दिखेगा। लेकिन अगर आपको किसी की गलतियां देखनी है ना, कहीं आपको उसकी सिर्फ गलतियां ही दिखेगी। आप अगर वो सही भी कर रहा होगा, आपको उसकी सिर्फ गलतियां ही दिखेगी डन। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं, अगर आपको किसी चीज का कोई पर्टिकुलर नेचर देखना है, आप उसी नेचर को के ऊपर फोकस मारो, मुझे उसका वेव नेचर देखना है, मुझे उसका वेव नेचर देखना है, तो बेटा आपको उसका वेव नेचर ही दिखेगा। बट ऐसा नहीं होता है, दैट जो पैटर्न बनते हैं दैट गिव्स अस डिफरेंट वाइब ओवर देयर। नाउ डन। सो इस सिमिलरली इस पूरे चैप्टर में हमको मैटर और रेडिएशन उर्फ लाइट के बारे में हमको डिस्कस करना है। जैसे अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात कर लेंगे, पूरा यूनिवर्स, उस पूरे यूनिवर्स में आपको बेटा 2 चीजें देखने को मिलती है। वन इज लाइट, वन इज पूरा यूनिवर्स ना। आप जो भी पॉइंट आप पकड़े, आप यूनिवर्स के किसी भी एक जगह हाथ रखें, आपको वो पॉइंट 2 चीजों के बारे में बोलेगा मैटर और रेडिएशन, मैटर और रेडिएशन। तो आसान भाषा में, अगर रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है, दैट इज लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल एज वेल एज इट बिहेव्स एज वेव। सिमिलरली हमारा जो कोई मैटर पार्टिकल है, वो भी यस एज पार्टिकल बिहेव करता है और एज वेव बिहेव करता है। एंड द वेव इज एसोसिएटेड विद दोज मैटर पार्टिकल्स। उनको वो डी ब्रॉय नहीं देखा था, उनको बोलते हैं मैटर वेव्स, पायलट वेव्स, और यू कैन से यस डी ब्रॉय वेव्स डन, और सिंपली मैटर वेव्स डन। नाउ लेट्स हैव द फर्स्ट थिंग ओवर देयर। तो बेटा जो आपको पहली चीज यहां पे दिमाग में रखनी है, दैट वाज हमको यहां लाइट के बारे में सारी चीजें पढ़नी है पहले। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव टू कवर। हमको लाइट को दिमाग में रख के हमको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी लाइट के हिसाब से। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट?
ऑल्दो ये हम बहुत बेसिक से उठाना चाह रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल यहां बेसिक स्टेप नंबर 1 से उठा के हम इसकी लेवल थोड़ा 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 इंक्रीज करते जाएंगे। नाउ व्हाट इज लाइट? शॉर्टकट में अगर देखा जाएगा, अगर किसी भी बच्चे से क्लास 9 10 के बच्चे से पूछा जाएगा बेटा लाइट क्या होता है, उसका सिंपल एक आंसर होगा, लाइट जो है ये एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, या ज्यादा से ज्यादा वो बताएगा कि ये लाइट है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। लाइट जो है इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सर वो वेव्स क्या होता है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट? जैसे आपने मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि जब भी आप कोई चार्जेड पार्टिकल को झंझोड़ेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, तो उसकी चीखें निकल जाएंगी और उन चीखों का नाम ही पड़ेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो प्रोड्यूस करता है कौन, एक एक्सेलरेटेड चार्जेड पार्टिकल्स। अगर बेसिक से चला जाएगा इंसान, जैसे आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा कि जब आप किसी चार्जेड पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, द चार्ज वाज सपोज्ड टू बी एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर आप इसी चार्जेड पार्टिकल को मोशन देंगे ना, उसको चलाने स्टार्ट बैठे आप, तो वो क्या बनाएगा, वो आप देखो वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। लेकिन अगर आप उसी चार्जेड पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे ना, उसको हम रेडबुल पिला के विंग्स देंगे, तो उससे क्या होगा, उसको उसकी यस वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। शॉर्टकट में अभी बेसिक चीजें पढ़ेंगे, तो इसके रिलेटेड आप ऑप्टिक्स में हम इससे ज्यादा डिटेल में इसकी बात करते हैं। तो बेसिक जो है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है और ये एक एनर्जी का फॉर्म है। अब साथ साथ में लिखते चलेंगे, छोटे छोटे नोट्स बना के, छोटे छोटे, इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन हैव योर ओन नोट्स ऑल्सो, ठीक है कि नहीं। अपनी वर्ड्स में भी ज्यादातर कोशिश करो लिखने की। तो ये चीजें हम यहां से स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग इनटू द मेन कोर्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, हम पहले थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये आया कहां से है। तो किस किस साइंटिस्ट ने किस किस पैटर्न में और कब कब वक्त में इस पूरे लाइट के बारे में लोगों को ना बताया था। सो लेट्स डिस्कस दैट इज। मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना होगा, चलें? यस बेटा। सो नाउ लेट्स हैव the first thing, that is the history of light, जिसमें हम सबसे पहला जो पढ़ेंगे that was न्यूटन थ्योरी। जो कौन था सबसे पहले, न्यूटन ने किसी को रिलेट कुछ इसका कुछ आइडिया है, न्यूटन ने क्या बोला था इसके रिलेटेड? शाबाश, हाँ जी बेटा। यस, न्यूटन ने बोला कि जो लाइट है ना, लाइट, न्यूटन ने कहा कि जो हमारी लाइट है वो छोटे छोटे तिनकों से बनी है, छोटे छोटे दानों से बनी है। रेत के छोटे छोटे दाने समझे आप, छोटे छोटे तिनके। उन तिनकों का नाम ना उसने कॉर्पस्कुलस दिया था। उसने ना दी थी वो थ्योरी, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उसमें उसने बताया कि जो लाइट है ये छोटे छोटे तिनकों से बना है, ये छोटे तिनकों से बना है। और इन तिनकों का नाम उसने क्या दिया, उसने अभी नहीं, उसने फोटोन नहीं दिया बेटा नाम, ठीक है। तो लाइट के जो वो तिनके हैं, उन तिनकों का नाम किसने दिया था, न्यूटन ने। एंड दैट तिनके वाज कॉल्ड एज यस कॉर्पस्कुलस। ये सारा कब हुआ था, 1600 ऑलमोस्ट 70 में, ऑलमोस्ट, ठीक है कि नहीं। किसी की हिम्मत नहीं। अब न्यूटन उस टाइम का एक बड़ा साइंटिस्ट, हालांकि ये जरूरत नहीं है पढ़ने का, लेकिन इसको पढ़ने से पता है क्या होता है, एक इंटरेस्ट डेवलप होता है चैप्टर को पढ़ने का, कौन किसने स्टार्ट किया, कब कैसा हुआ। तो ऐसे में जो न्यूटन ने इसको 1670s में स्टार्ट किया था कि उसने बोला कि लाइट जो है वो छोटे छोटे तिनकों से बना है, और उन तिनकों का नाम क्या दिया उसने बेटा, कॉर्पस्कुलस। दैट वाज द न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। हम ना ऊपर से रफ देखेंगे कि किसने क्या क्या बोला हुआ था। तो लाइट तिनकों से बना है, एंड दैट थिंक वाज सपोज्ड टू बी कॉल्ड एज कॉर्पस्कुलस। सिंपल, डन। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया जो था हाइगन, जो कि आप ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। हाइगन वेव थ्योरी में हाइगन ने एक नई कहानी सामने रखी, वो भी
1690, दैट इज 20 साल बाद। आप सुनो, अब देखो 20 साल तक किसी को हिम्मत ही नहीं जुटी कि वो न्यूटन जैसे साइंटिस्ट को बोले कि सर आप गलत बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं कि लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं है, लाइट का वेव नेचर है। हाइगन ने क्या बोला, लाइट जो है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वी कैन से अ मैकेनिकल वेव है। लाइट एक मैकेनिकल वेव है, दैट इज लाइट का एक वेव नेचर है, लाइट वेव जैसे चलती है, इसका कोई पार्टिकल नेचर नहीं है। ये किसने कहा, ये कहा था हाइगन ने अपनी हाइगन थ्योरी में कि लाइट का एक मैकेनिकल, लाइट जो है खुद में एक मैकेनिकल वेव है। अच्छा मैकेनिकल वेव है, तो उसने कहा अगर ये मैकेनिकल वेव है तो इस मैकेनिकल वेव को चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। जो उस मीडियम का नाम उसने बोला इथर। क्या बोलते हो मीडियम, हम एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे तो वहां वैक्यूम है, वहां कोई मीडियम तो है नहीं। इसने बोला ये जरूरी नहीं है कि हर चीज जो हमको दिखे ना वो होगी ही नहीं। उसने बोला वहां भी है लेकिन वो हमको दिखता, एंड दैट मीडियम वाज कॉल्ड दैट शुड बी ईथर। उसने बोला है मीडियम, एंड वो मीडियम क्या है, वो मीडियम है ईथर। यस वो मीडियम है क्या, ईथर। हालांकि इसको, इस हाइगन को इसके इस कॉन्सेप्ट में सपोर्ट भी किया था। किसने किया था सपोर्ट, यंग्स ने, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दिस हाइगन्स वाज सपोर्टेड बाय ब्यूटीफुल साइंटिस्ट दैट इज YDSE, इट्स एक्चुअली द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप ये ऑप्टिक्स में समझेंगे, जिसमें एक इस तरीके से स्लिट लिया जाएगा, दो स्लिट। दिस इज बेटा स्लिट नंबर 1, स्लिट नंबर 1 एंड दिस इज स्लिट नंबर 2। जब यहां से लाइट को पास करवाया जाता है तो वो वेव फ्रंट्स की शक्ल में इधर स्क्रीन तक पहुंचती है, इधर स्क्रीन तक पहुंचती है और इधर स्क्रीन तक पहुंचती है। तो फिर यहां पैटर्न बनते हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, एक अंधेरा एक उजाला, एक अंधेरा एक उजाला, जिसको ना हम इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंटरफेरेंस। इसने बोला कि अगर लाइट पार्टिकल होता तो सारे पार्टिकल्स वरना यहां जमा हो जाते, इस छेद से निकल के सारे पार्टिकल्स यहां जमा हो जाते, तो खाली रोशनी दो जगह आती। अगर ना आप यहां से टॉर्च लगाएंगे, एक यहां पे और यहां पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां क्या हुआ, यहां पे भी लाइट, यहां पे भी लाइट, यहां पे भी लाइट, यहां पे भी लाइट, यहां लाइट, यहां लाइट। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है, लाइट यहां भी थी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। ये तो तभी पॉसिबल था जब लाइट का एक वेव, जब लाइट लहराती हुई इधर इस स्क्रीन तक पहुंच के, तब जाके अलग अलग पैटर्न्स में अलग अलग जगह लाइटें दिख रही है। वरना तो इधर और इधर दिखना चाहिए, मतलब इस छेद के बिल्कुल सामने और इस छेद के बिल्कुल सामने, और बाकी जगह सारा अंधेरा। अगर ना पार्टिकल नेचर होता, यही यंग्स ने बताया। हां न्यूटन, यहां देख, यहां लाइट का पार्टिकल नेचर अगर होता तो ऐसा होता, लेकिन स्क्रीन पूरी स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस, वो दाग लग गए। लाइट बैंड मतलब डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, एंड दोज बैंड्स वे आर कॉल्ड एज इंटरफेरेंस पैटर्न्स। वो पढ़ेंगे हम, ठीक है कि नहीं, वेव ऑप्टिक्स में। सो बेटा ये था यंग्स का एक्सपेरिमेंट, ये आता है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ेंगे तब। क्या ये चीजें आपने दिमाग में रखी? कितने साइंटिस्ट की बात हुई? अभी 2 की बात हुई, लेकिन यंग्स ने इसको सपोर्ट किया। नाउ वी हैव टू डिस्कस द, चलो ये तीसरा अगर हम मान लेंगे, तीसरे साइंटिस्ट ने भी इसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं चौथे वाले के बारे में। व्हाट वाज दैट? एनी गेसेस? यस, फोर्थ कौन था? यस, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल एक अलग ही है ना, दुनिया से आके वो बोल के गया कि जो लाइट है ना, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लास 10th में आपको टीचर ने बताया होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? शाबाश, जिसमें मीडियम की जरूरत ही नहीं होती है, दैट इज नॉन मैकेनिकल वेव। ये तो अलग ही नशा करके था। इसने पता क्या बोला? मैक्सवेल ने बोला कि जो लाइट है, लाइट जो है बेटा,
वो लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। अच्छा जी, नॉन मैकेनिकल वेव। और वो नॉन मैकेनिकल वेव जो है, यस, वो नॉन मैकेनिकल वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएगी, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड। इसमें आपको मीडियम की जरूरत ही नहीं है। समझ आया यहां तक कि नहीं? ये तो बहुत देर बाद हुआ। लगभग अगर मैक्सवेल देखा जाएगा वो 1875 में ये बोल के गया। बहुत बहुत देर बाद। अब देखो कब, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ना 70 ईयर्स, 80 ईयर्स के बाद, 90 ईयर्स के बाद ये बातें बताई गई। आइडिया लगा कि ना? 4 हुए ना। अब इसके बाद और एक चीज, यस, हु वाज दैट? प्लैंक। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। धीमे धीमे आपकी एंट्री हो रही है कहां? क्वांटम मैकेनिक्स में, क्योंकि ये जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक होता है। मॉडर्न फिजिक्स इज द बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो ऐसे में अब हम 4th साइंटिस्ट की बात कर लेंगे। आई शुड हैव रैप्ड दिस। ये मुझे जरूरत यहां नहीं है, इसको एक ही स्लाइड में करवाना चाहता हूं। So but now there is 5th scientist, that was, yes, Planck, Max Planck. प्लैंक ने अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम था क्या? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी। यहां से आपकी कहानी स्टार्ट होगी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक ने बोला जो लाइट है, लाइट एक पार्टिकल है। लाइट एक पार्टिकल है और इसी पार्टिकल का नाम उसने पता क्या दिया? इसी पार्टिकल का नाम उसने बेटा फोटोन रखा, जिसको ना बाद में इसको प्लैंक ने फोटोन कहा। और इवन इतना ही नहीं, इसने एक खतरनाक स्टेटमेंट और एक दिया। बोला जब लाइट आपके सामने आती है ना इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ये फोटोन हमारा एक टॉपिक होता है, ठीक है? तो फोटोन जो है, वाटर बलून नहीं समझे हैं, खेले हैं आप, वही आप समझे, आप वाटर बलून में पानी भर के किसी के ऊपर मार रहे हैं। इन द सेम फैशन ऊपर से किसी सोर्स से हमारे तक लाइट कैसे पहुंचती है? इन द फॉर्म ऑफ दैट वाटर बलून, दैट फोटोन, द पैकेट ऑफ स्मॉल एनर्जी, दैट वाज सपोज्ड टू बी, यस, फोटोन। तो उसने बोला उस फोटोन की जो एनर्जी है, वो एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट। मतलब जितना ज्यादा उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाने के बाद वो एनर्जी बनी कितना? E इज इक्वल टू एच एफ। E इज इक्वल टू एच एफ। और बेटा ये H क्या है? इसको बोलते हैं प्लैंक का कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट। और ये F क्या है? F इज द फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा फोटोन का उतना ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। क्लियर? क्या ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई? सारे नोट कर रहे हैं? फटाफट ये नोट करते जाएं आप। नाउ विल बी गोइंग टू डिस्कस द लास्ट फेलो। और ये बेटा ये मैक्स प्लैंक की कहानी कब स्टार्ट हुई थी? ये ऑलमोस्ट 1890s की बात है, ठीक है? 1890s की बात है, ज्यादा फर्क नहीं होता। या तो पूरा एग्जैक्ट बताएं तो इसी के बाद ही, जस्ट कुछ साल बाद ही बताया गया था। डन? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ? थैंक यू। सो बेटा यस, वी विल बी गोइंग टू डिस्कस नाउ द 6th फेलो। वो कौन था? सबसे बेस्ट, दैट इज डी ब्रॉय। शाबाश, बताइए जी। डी ब्रॉय, यस, लुइस डी ब्रॉय। और इसने कहानी को, हालांकि ये तो कोई फिजिक्स था ही नहीं, ये तो जियोग्राफी पढ़ता था। इसके पेरेंट, दैट इज इसका फादर और इसका बड़ा भाई फिजिक्स थे। और उनकी बातें सुन सुन के इसने एक पेपर लिख डाला, ठीक है? और जब यहां यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस यूनिवर्सिटी में जब उसने अपने प्रोफेसर को ये पेपर दिया कि ये ऐसा कि मैं कह रहा हूं, वैसे क्या कह रहा था पहले हम जान लेते हैं। तो मैं पहले कहानी बताते हैं। तो जब उसने पेपर दिया तो उसका वहां पे ये क्या नाम है उसका, जो यहाँ ये गाइड था वहां पे, ठीक है, उनने बोला कि क्या ये फजूल की कहानी है, ऐसा कुछ होता नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर लेकिन ये जिद करता रहा कि नहीं ऐसा कुछ होता है। फिर उसी यूनिवर्सिटी में एक दिन, उन्हीं दिनों ना आइंस्टाइन का एक विजिट था, अल्बर्ट आइंस्टाइन का विजिट था। तो इस प्रोफेसर उन्होंने वो पेपर उसको दिखाया था, बोला कि हाँ बात तो है, लड़के में तो दम है, ये डी ब्रॉय की कहानी में तो दम है, ऐसा है। तो फिर ये कि इसकी कहानी को माना गया। और इसने क्या कहा, लाइट जो है, लाइट का, शाबाश, इसका ड्यूअल नेचर है। लाइट का क्या है, ये कभी कभार पार्टिकल भी बिहेव करती है और ये कभी कभार। समझ आया यहां तक? क्या ये सारी कहानी आपको क्लियर है? सारी कहानी क्लियर है? नाउ लेट अस डिस्कस समथिंग डिफरेंट, दैट इज द कॉन्सेप्ट। करते हैं चैप्टर की शुरुआत, यहां से आपके चैप्टर की शुरुआत होती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसको हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन? हम फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? देखो मैं आपको एक कंडक्टर बना के देता हूं। डन? सपोज दिस वाज सपोज टू बी द कंडक्टर, और इस कंडक्टर में बेटा ऐसे ऑर्बिट्स होंगे ना, ऑर्बिट्स। चलो एक ही की जगह है। अब इन ऑर्बिट्स में क्या घूमेंगे? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा। जब तक ये अपने ऑर्बिट में ही घूम रहा है तब तक इसको फ्री नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब ये कंडक्टर की बात कर रहे हैं ना, कंडक्टर की बात, तो उस कंडक्टर में ये जो दूसरा वाला ऑर्बिट होगा इस तरीके से, तो इस टाइम में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जब घूमते आ जाएगा, ये इसके ऑर्बिट में घूमने लगेगा, ये दूसरे के ऑर्बिट में घूमने लगेगा। ऐसे करते करते ये हर किसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा और वहां भी घूमेगा, कभी इधर घूमेगा, कभी इधर घूमेगा। और अगर आप एक रफ मोशन देखेंगे तो आपको ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर जाता हुआ दिखेगा। तो आप तब कहना ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये कहीं भी जा सकता है। ये जा सकता है, लेकिन इस मेटल की बाउंड्री को ये छोड़ के। लेकिन एज कंपेयर टू देम, अगर आप एक कंडक्टर की बात कर लेंगे, किसकी? उसमें भी बेटा इसी तरीके से ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें भी इसी तरीके से एटम होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जाता है, अपने ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जाता है। तो इसलिए इसको आप कहते हो बाउंड इलेक्ट्रॉन और बाउंड चार्जेस, और इसको कहते हो फ्री चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये कंडक्टर कहलाएगा, और ये वाला कंडक्टर कहलाएगा, और ये वाला इंसुलेटर कहलाएगा। वरना इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों में थे, लेकिन इसमें वो इलेक्ट्रॉन फ्री थे और इसमें वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे। इस चीज को मैं हटा दूं वापस से, मुझे ये जरूरत नहीं है। अब बेटा ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं किनकी? कंडक्टर्स की, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि वो मेटल की बाउंड्री को छोड़ के जाएगा। वो मेटल की इस विकिनिटी के अंदर, ये जो बाउंड्री है इसके अंदर कहीं भी घूम सकता है, लेकिन इस मेटल की बाउंड्री को छोड़ के। लेकिन सवाल है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो समझ लिए हम, लेकिन लिखने में क्या लिखेंगे हम? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यस, फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर, यस, जो किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर, ये दूसरे के किसी, जैसे फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं, इसको किसी और का इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड छेड़छाड़ करना, तब जाके इसको क्या कहा जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन लिख लूं, व्हाट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन? यस, आप लिख सकते हैं, ठीक है।
आप लिख सकते हैं क्या होता है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन? विच इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. इट्स वन विच इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी यस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. या अगर आप उससे आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जैसे फॉर क्लास 9, 8 या जो बच्चों को बताया जाता है, जैसे मैं सोडियम का एटम लेता हूं. क्या लेता हूं बेटा? इस सोडियम के एटम के सराउंडिंग में ऐसे ऐसे ऑर्बिट नहीं होते? होते कि नहीं? तो सपोज पहले ऑर्बिट में कितने रहेंगे सर? इसमें रहेंगे 2, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कितने बचे? 1. वो कहां रहेगा? इसका मतलब जो ये न्यूक्लियस, सोडियम का न्यूक्लियस है, ये इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ होल्ड करके रखा है ना? न्यूक्लियर फोर्स लगा रहा है इनके ऊपर, ठीक है नहीं? या हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस, दैट इज जो पॉजिटिवली चार्जड बॉडी होगा, इसके साथ बाउंड होंगे. लेकिन ये जो ये बेचारा ये वाला है ना, लास्ट वाला पेनल्टीमेट शेल वाला इलेक्ट्रॉन, इसको पता है क्या होगा बेचारे को? इसको इस तक पहुंचेगा ही नहीं. जो ये पुल कर रहा है, न्यूक्लियर पुल कर रहा है, ये सोडियम एटम जो इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ये बाकी अंदर वाले शेल्स के, जो ये एल शेल में बैठे हुए हैं ना ये इलेक्ट्रॉन्स, ये उसको शील्ड कर रहे हैं बेटा. क्या कर रहे हैं? शील्ड. इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में शील्डिंग इफेक्ट. पढ़ा होगा आपने. क्या पढ़ते हैं इसको? क्यों शील्ड इफेक्ट क्या होता है? ये इस तक वो फोर्स को या तो पहुंचाएगा ही नहीं, या तो कमजोर कर देगा, शील्ड कर देगा. एंड इस इलेक्ट्रॉन को आप फ्री महसूस करवाओगे. ये जो ये पेनल्टीमेट वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना आप फ्री लगेगा. और हालांकि अगर आप थोड़ा सा इसको उकसाएंगे ना, हल्का सा उकसाएंगे, ये फट से बाहर जाएगा. लेकिन जरा इनको उकसाओ, अंदर वालों को, आप कितना भी आयोनाइजेशन एनर्जी दो, ये नहीं निकलेंगे. ठीक है? वो तो पहले ही परेशान है ना, अंदर वाले बैठे हुए जो लीडर्स है इसके, उनसे पहले ही परेशान है. अब अगर आप उसको हल्का सा आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी से उड़ जाएगा, बाहर दबा हो जाएगा इसके ऑर्बिट से बाहर. आइडिया लगा? तो अब सवाल है कि सर इस फ्री इलेक्ट्रॉन को, हम तो कह रहे हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, हम इसको ना मेटल की सरफेस से उखाड़ के लाना चाहते हैं, इस कंडक्टर की सरफेस से उखाड़ के लाना चाहते हैं. सर अब कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट इन इस पूरे कंडक्टर के इधर से इधर 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 ऐसे घूमता रहता है, तो इस घूमने के चक्कर में इसको तो एक काइनेटिक एनर्जी गेन होगी ना. क्या उस काइनेटिक एनर्जी के चक्कर में ये बाहर नहीं जा सकता? अब सोचना, जिस समय ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल की बाउंड्री को लीव करना चाहेगा, मेरे वर्ड्स के ऊपर गौर करना, जिस समय ये इलेक्ट्रॉन जो ना इधर घूम रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस को छोड़ना चाहेंगे, मेटल की सरफेस को, उसी समय ये जब जो ही बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके ऊपर क्या आता है? तो ये उसी टाइम पे अपनी सरफेस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बिल्ड करेगा. क्या करेगा? और वो पॉजिटिव चार्ज भागने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? किधर? वापस आ जा, है ना? पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? वापस खींचेगा. इसका मतलब इसको एक दीवार जैसा सामने लगेगा कि कोई तो है जो मुझे इस दीवार को क्रॉस करने नहीं, और इसको एक रुकावट फील होती है. यहां जो ही ये भागना चाहता है, तो ये सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसको वापस खींचता है. दैट इज जिसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल. क्या बोलते हैं? मतलब अगर अब इलेक्ट्रॉन को आप वाकई में इस मेटल की बाउंड्री से बाहर करना चाहते हैं, तो आपको उस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करवाना है. देखो हम इस मेटल से बात करने की कोशिश करेंगे, हम इससे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में क्या मांगता है. अब सपोज हम मान रहे हैं कि यहां पे क्या है?
सर यहां पे हमने माना कि यहां है बैरियर पोटेंशियल। क्या है बेटा? उस बैरियर पोटेंशियल को ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अब हम इस मेटल की ना लैंग्वेज मेटल को ना उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं। हम इस मेटल से पूछेंगे क्या चाहिए तुमको इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए? तुम क्या मांगते हो? अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को आपसे छोड़ना चाहते हैं, निकालना बाहर कर, इमिट करना चाहते हैं, वी वांट टू इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन आउट, तो हम इस मेटल को बोल रहे हैं बेटा बता तुमको क्या चाहिए? ये कहते हैं मुझे वो सारी एनर्जी दो जो मुझे अब तक लगी है इसको पकड़ने में। क्या कहेगा ये? मुझे वो सारी एनर्जी दो जो मुझे इसको पकड़ने में लगी है। मैं बात कर रहा हूं यस वर्क फंक्शन की, मैं बात कर रहा हूं, जो कि एक अच्छा टॉपिक आता है इसमें। इसका मतलब वो वर्क फंक्शन कोई वर्क नहीं है, वो एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी है। वो कौन सी एनर्जी होती है? मेटल कहता है मुझे वो एनर्जी दो जिस एनर्जी के कारण मैंने मेटल को पकड़ के रखा है। उस एनर्जी को मैं जब पकड़ूं तो आप ले जाओ। जैसे आप कोई चीज, आप बिल्ली पाल रहे हैं, ठीक है, आपने उसको पालने में बहुत सारा अमाउंट लगा दिया, केयर किया, वो किया। अब आप कोई आपको बोल रहा है ये मुझे दो, ठीक है कि नहीं? आप क्या कहते हो उसको? मुझे वो सारा पैसा दो जो मैंने इसकी केयर के लिए लगाया है, बस ले जाओ, मुझे कौन सी प्रॉब्लम है? बस वही चीजें यहां है। दैट इज टॉपिक का नाम होगा वर्क फंक्शन। क्या होगा उस टॉपिक का नाम? और बात होगी यहां इलेक्ट्रॉन के निकालने की। तो यहां दो चीजें आपको दिमाग में आ रही है। पहले तो 3 पॉइंट, एक बैरियर पोटेंशियल, दूसरा पॉइंट वर्क फंक्शन, एंड थर्ड पॉइंट यस पहला बैरियर पोटेंशियल, 3 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करो। दूसरा वर्क फंक्शन, एंड बेटा थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन। आप इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवा रहे हो? इमिट तो करा रहे हो, और इसी इमिशन के कारण तो ये बाकी टर्म्स भी वहां आपके सामने आ रही है। तो हमारा सबसे पहला काम जो है, हमें समझेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इमिशन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिशन, और फिर आगे जाके आपको पता चलेगा कि आप इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इमिट क्यों करा रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉन, सो लेट्स हैव आवर फर्स्ट स्लाइड। शैल आई रैप दिस? ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. So better now we will be going to discuss electron emission. Electron emission. Now what is electron emission? The emission of electron from any metal surface is called as electron emission. फटाफट लिखते चले शाबाश. The emission of electron from any metal surface, the emission of electron from any metal surface is known as electron emission. Is known as electron emission. चलो जी बेटा फटाफट इसके इस टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं. नंबर फर्स्ट टाइप, आप इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे निकाल सकते हो? सर हम एक इलेक्ट्रॉन को ना उसको हम तवे के ऊपर डाल देंगे, सॉरी एक मेटल को ना हम गैस के ऊपर चढ़ा देंगे. गैस से क्या लगेगा उसको गर्मी लगेगी. आप उसको हीट देंगे, और हीट से क्या हम हीट दे रहे हैं? व्हाट इज हीट? एनर्जी. आप उसको हीट से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. मतलब मेटल क्या बोलता है, अब मुझे वो एनर्जी दे जिससे मैंने इसको पकड़ के रखा है, मुझे वो एनर्जी मिलेगी, मैं छोड़ दूंगा. तो ऐसे में हमने जो पहला टाइप पढ़ना है इमिशन का, दैट वाज यस थर्मियोनिक इमिशन. क्या बोलते हैं? थर्मियोनिक इमिशन. थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है बेटा? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ हीट. हम उसको हीट से इमिट करवाएंगे. और बताइए आपको वहां जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? उसका एक स्पेशल नाम है. निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को बताइए क्या नाम देंगे आप? निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को थर्मियन कहते हैं बेटा. क्या कहते हैं उसको? थर्मियन. बस ये पॉइंट्स याद रखना
जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स में बता रहा हूं सर, सिंपल है ना, हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस हीट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नाम थर्मियन है और इस प्रोसेस को कहेंगे थर्मियोनिक इमिशन। नाउ सेकंड टाइप, शाबाश, हम क्या करेंगे, हम इसको लगाएंगे, हम इसको धूप में रखेंगे। कहां रखेंगे, धूप में। सर धूप में क्या पड़ेगा इसको, फोटोन, क्या पड़ेगा, फोटोन। सर फोटोन पड़ेगा, फोटोन क्या है, एनर्जी, लाइट का पैकेट, उसमें कितनी एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच एफ, किसने बोला, प्लैंक ने। E इज इक्वल टू एच एफ गिरेगा, एनर्जी गिरेगी उसके ऊपर, वो मेटल पकड़ेगा और इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, दैट इज जिसको हम बोलते हैं फोटो इमिशन। क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा इसका, फोटो इमिशन। अच्छा फोटो इमिशन, इसमें जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है ना, निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, उसका भी एक स्पेशल नाम, कोई बोलेगा, नहीं बेटा फोटोन तो लाइट का नाम है ना, नहीं पॉजिट्रॉन नहीं है। एनी गेसेस, शाबाश। इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे, शाबाश, लिखते चले, शाबाश, डोंट वेस्ट योर टाइम, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो व्हाट इज फोटो इमिशन, सर मेटल की प्लेट को धूप में रखेंगे, फोटोन आके गिरेगा, गिरने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फोटो इमिशन। ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है ये वाला, ठीक है। नाउ देयर इज थर्ड टाइप ऑफ दैट इज व्हाट वी कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं फील्ड इमिशन। क्या बोलते हैं, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या होता है, अब समझे ध्यान से। मैं एक मेटल का प्लेट लेता हूं, क्या लेता हूं, और इस मेटल की प्लेट में आप ना समझे, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे बंधे हुए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को या एक चार्जड पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो क्या वो उधर ही रुकेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स, F इज इक्वल टू क्यू ई, है ना, F इज इक्वल टू, अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो अपने फ्लो के साथ बहाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट खींचेगा। अब आप इस वाले प्लेट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट कर लो। क्या इमिट कर लो, आप इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर लो। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ना इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। इधर ये इलेक्ट्रॉन उखड़ जाएगा, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, किसके दौरान, इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान। इसको बोलते हैं हम फील्ड एमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हम इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालेंगे। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया यहां तक कि नहीं, क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, देयर इज नॉट एनी स्पेशल नेम टू इट। क्लियर हुआ। अब दूसरा होता है, हम कभी कभार क्या करते हैं, हाँ, हम एक पत्थर से, एक गड्ढे में छोटा सा पत्थर, नहीं वो बच्चे नहीं खेलते, वो कंचे, जिसमें एक छोटा सा पिट बनाते हैं और उस पिट में वो कंचा डालते हैं, वो मार्बल है ना, फिर दूसरे मार्बल से उसको मारते हैं, वो मार्बल उस पिट से बाहर निकलता है, दैट इज, है ना, कंचे से कंचा निकालना, कंचे से कंचा निकालना। बस यहां यही फोर्थ टाइप वही होगा। अब हम इस फोर्थ टाइप में क्या करने वाले हैं, फोर्थ टाइप होगा जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन, एक मेटल की प्लेट में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन, हम दूसरा इलेक्ट्रॉन उठाएंगे और दे मारेंगे, किसके ऊपर, दूसरे उसी बंधे हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और उसकी वजह से वो बाहर उखड़ के आ जाएगा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। क्या बोलते हैं सर, सेकेंडरी इमिशन क्यों नाम है, सर देखो यहां पे जो, या मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन की वजह से इमिशन, हम एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम को
इंट्रोड्यूस करते हैं उस मेटल के ऊपर, जिसकी वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आते हैं, जहां से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? देखो यहां से तो आप पहले इलेक्ट्रॉन भेजते हो, लेकिन वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है बेटा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। क्या नाम होता है? दैट्स व्हाई इस एमिशन का नाम क्या पड़ा है? सेकेंडरी एमिशन। समझ आया यहां तक कि नहीं? डन? क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं? ये चीजें दिमाग में रही? ठीक है, तो यहां से आज के लेक्चर में हमने क्या समझा? बस फटाफट रिवाइज कर देते हैं। हमने बोला कि जो हिस्ट्री ऑफ लाइट होती है उसमें क्या समझा? शाबाश, वेरी गुड। सबसे पहले न्यूटन ने बोला कि लाइट एक कॉर्पस्कल है, छोटा तिनका है। उसके बाद दूसरे टॉपिक में क्या बोला? हाइगन ने क्या बोला? लाइट एक मैकेनिकल वेव है, दैट इज मीडियम चाहिए। मीडियम का नाम बोला हाँ ईथर है। फिर क्या बोला? यंग्स ने बोला हाँ हाइगन सही कह रहा है, क्योंकि उसने क्या दिया? यंग्स डबल स्लिट, उससे वो प्रूव भी हुआ। फिर थर्ड पॉइंट में क्या आया? मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल आया, बोला ये नॉन मैकेनिकल वेव है, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डन? समझ? इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद नंबर फिफ्थ क्या था? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक ने बोला कि वापस ये पार्टिकल है, पार्टिकल, उस पार्टिकल का नाम फोटोन, और फोटोन का एनर्जी कितना? HF इज इक्वल टू HF। H क्या? प्लैंक का कांस्टेंट। F क्या? फ्रीक्वेंसी। डन? उसके बाद क्या आई? या लास्ट में 1924 में डी ब्रॉय आया। डी ब्रॉय ने क्या बोला? बोला लाइट का बेटा ड्यूअल नेचर, लाइट बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। फिर हमने क्या स्टार्ट किया? हमने क्या बोला? वो इलेक्ट्रॉन वो होता, फ्री इलेक्ट्रॉन वो होता है जो किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं होगा। समझ आया यहां तक? लेकिन अगर हम एक मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन को समझेंगे, उसका मतलब यही नहीं है वो मेटल की दुनिया को छोड़ के बाहर जाएगा। लेकिन अगर आप वाकई में मेटल की सरफेस से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे, आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी का नाम क्या होता है? थ्रेशोल्ड, क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? क्योंकि वहां एक वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। ये मैं आपको आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन सर जो ही इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस को छोड़ के जाना चाहता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन वापस खींचा जाता है बैरियर पोटेंशियल के कारण। किसके कारण? जो पॉजिटिव चार्ज या कैर हो जाता है ना सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो क्या देंगे? एनर्जी, दैट इज वर्क फंक्शन। उसके बाद हमने बोला है इलेक्ट्रॉन का इमिशन। इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन कितने किस्म का? 4। थर्मियोनिक इमिशन, मतलब हीट से प्रोड्यूस करेंगे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नाम थर्मियन। दूसरा, लाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नाम फोटोन। पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? फोटो इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आप इसको कह सकते हैं। देन फील्ड इमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। नाउ फोर्थ वन, सेकेंडरी इमिशन, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, लेकिन इसमें जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसका स्पेशल नाम है, क्या है? क्योंकि वरना जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होता है वो तो निकालता है, जो निकलेगा बाहर वहां से उसको कहेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। एंड पूरे प्रोसेस का नाम क्या होगा? सेकेंडरी एमिशन। चलो, थैंक यू वेरी मच।